हिसार में सीएम नवाब सिंह सैनी ने की बजट पूर्व चर्चा। किसान परिवार कल्याण संगठन हुए बैठक में शामिल। सीएम ने कहा विजन डॉक्यूमेंट 2047 किया लॉन्च। चंडीगढ़ में सीएम सैनी से मिले हरियाणा पंजाब के कलाकार। युवाओं को गानों के जरिए नशे से दूर रखने के लिए करेंगे प्रोत्साहित। पिंजौर में बन रही फिल्म सिटी के लिए कलाकार दिखे उत्साहित। हरियाणा में सर्दी के चलते बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 19 जनवरी से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल। सरकारी और निजी सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हवाई फायरिंग का मामला। रंजिश के चलते देर रात दिया वारदात को अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में ठंड का ट्रिपल अटैक लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है, जहां बताते चले कि जिन समेत पूरे हरियाणा और पंजाब में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कहीं घना कोहरा और धुंध छाई हुई है तो कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिन और रात के तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चले गए हैं और ऐसे में सर्द हवाओं के साथ पाला जमने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके आपको बता दें कि फसलों को भी हालांकि नुकसान की आशंका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 17 जनवरी तक बढ़ा दिया है और अब स्कूल 19 जनवरी सोमवार को दोबारा खुलेंगे। सवाल यह है कि क्या प्रशासन ठंड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या रैन, बसेरों, अलाव और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है? खासतौर पर देखिए बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग के लिए क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं? इन तमाम मुद्दों पर देखिए आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर क्या है उनके जिले में हाल, किस तरह से लोग ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है, किसानों की क्या परेशानियां हैं और किसानों को हो रहे फसलों का जो नुकसान है उसके लिए क्या उन्हें मुआवजा सरकार की तरफ से मिल रहा है या नहीं। इन तमाम बातों के बारे में भी हम जानेंगे। अलग अलग से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पूरे हरियाणा में इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। ठंड बढ़ने की जो आशंका है वो लगातार इस वक्त जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भी कई ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में लगातार लोगों को दिक्कतें और परेशानियां होती हुई नजर आ रही है। और देखिए अब बच्चों की जो स्कूलों की टाइमिंग है उसमें भी बदलाव किया गया है। कई जगह छोटे बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है। ठंड को देखते हुए ये बड़ा कदम जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और देखिए कई ऐसे फसल हैं, जैसे अगर गेहूं की फसल की बात कर ले तो ठंड से हालांकि इन्हें फायदा जरूर होता है, लेकिन अन्य फसल अगर सब्जियों की बात कर ले या अन्य फसलों की बात कर ले तो ठंड के मौसम में इन फसलों को ज्यादा नुकसान होता है, जिसका मार किसानों को झेलना पड़ता है। और ऐसे में अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 17 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश भी बढ़ा दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और अब स्कूल जो है वो 19 जनवरी यानी सोमवार को दोबारा खुलेंगे। सवाल यह है कि क्या प्रशासन ठंड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसके साथ ही आपको बताते चले कि नगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं जगह जगह की गई हैं ताकि लोगों को ठंड से राहत दिलाई जा सके। रैन बसेरों का भी व्यवस्था किया गया है ताकि जो गरीब है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए ये बड़ी पहल की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त पूरे हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए हालांकि लोग अपने स्तर से उपाय कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ठंड ने कई दिक्कतें और परेशानियां बढ़ा दी हैं। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको जींद, जहां से जयबीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयबीर, अभी जहां की मौजूदगी है वहां ठंड का हालात क्या है, लोग किस तरह से ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं और इसके साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी हाँ, इस समय हरियाणा में ठंड का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जींद जिले में इस समय जो विजिबिलिटी है 50 मीटर के आसपास है, सुबह के समय बनी रहती है। फसलों और पानी की पाइपों में भी लगातार जो ठंड का असर देखने को मिल रहा है, पाला भी जम रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट पहले जारी किया हुआ है। ठंड का प्रकोप न केवल रात में बल्कि दिन में भी देखने को मिलता है। इस वजह से लोगों को दिन और रात में जो ठंड का सामना हुआ करना पड़ रहा है। प्रदेश की बात करें तो उसमें जींद में धुंध और शीतलहर का प्रकोप जो जनवरी महीने में वह लगातार जारी है और हालांकि जो आगामी दिनों में भी एक जो कमजोर
स्थिति ठंड की वह बनी हुई है। हाँ, हालांकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि धीरे धीरे अब जो दिन के समय है वह गर्मी बढ़नी शुरू होगी। लेकिन इस समय जो बात करें तो मौसम ऑस्ट्रेलिया बनाए हुए है, जो रात के समय ज्यादा ठंड और दिन में धूप निकलता है, जिसके चलते दिन में लोगों को थोड़ी राहत ठंड से मिलती है। जिला प्रशासन या नगर पालिका की तरफ से क्या वैन बसेरों या फिर अलाव की व्यवस्था की जा रही है? जी हाँ, जो क्षेत्र में रैन बसेरे उनके प्रॉपर अधिकारियों द्वारा दौरे किए जाते हैं और जांच भी की जाती है रैन बसेरों की वहाँ पर क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। सभी की जांच बार बार एसडीएम या अन्य अधिकारी कर रहे हैं और जो रैन बसेरे उनके अंदर पर्याप्त जो गर्म कपड़े कंबल वगैरह हुए यहाँ पर रखे हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग में देखिए, हालांकि 19 जनवरी को अब स्कूल खुलने वाले हैं, बढ़ोतरी कर दी गई है, तो ऐसे में जो बच्चे घर पे हैं उन्हें किस तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुविधाएं और या फिर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ताकि बच्चे और बुजुर्ग हो वो अपने स्तर से ही सावधानी बरते ठंड से निपटने के लिए? जी हाँ, इसमें ठंड बढ़ने का सीधा असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय सड़कों पर आवाजाही काफी कम रहती है और वहीं जो सरकार द्वारा है जो छुट्टियां हुआ है 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है और बच्चों और बूढ़ों के लिए एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है कि जब भी कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकले, क्योंकि जो ठंड का असर है बच्चे और बूढ़ों पर ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते इसमें ज्यादातर बच्चे जो बुजुर्ग वो बीमार होते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? उन्हें किस तरह से बताया जा रहा है लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि आप ऐसे से इन परेशानियों से निकल गए और इसके साथ ही अपना ख्याल, अपने स्वास्थ्य का ख्याल किस प्रकार रखें? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई हो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? इस बारे में जो सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर साहब है उनका कहना है कि अचानक जो ठंड के अंदर हम बाहर निकलते हैं तो उसमें खांसी और सांस जैसी बीमारियों का होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए जब भी घर से निकले तो अपने गर्म कपड़ों को डालकर निकले ताकि ठंड से बचा जा सके। हॉस्पिटल्स में किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं? हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में जो ओपीडी है पहले से काफी यानी कि लगभग 30 से 40% बढ़ी है और जिसमें ज्यादातर सर्दी से संबंधित पेशेंट ही हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। खासतौर से उनका जिक्र करूंगी। देखिए, किसानों को कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां होती हैं। हालांकि गेहूं की फसल के लिए ठंड का मौसम बेहतर होता है, सरसों के लिए भी होता है अच्छा, लेकिन इसके अलग अगर सब्जियों की बात कर ले तो देखिए कई तरह के नुकसान भी होते हैं, किसान को इसका मार झेलना पड़ता है। क्या उनको हुए इस नुकसान के लिए सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा मिला हो? नहीं, अभी तक मुआवजे की कोई बात नहीं, लेकिन किसानों का कहना है कि सुबह जब खेतों में जाते हैं तो काफी ठंड का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो यह इस समय ठंड पड़ रही है फसलों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि जो जुलाना और जींद का जो क्षेत्र इसमें गेहूं और सरसों की फसल ज्यादा होती है, जिसमें बताया गया कि जो तापमान कोहरा इस समय कोहरा पड़ रहा है वह गेहूं और सरसों की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। जिंद की अगर बात कर ले तो इस वक्त न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है और क्या ये सामान्य से नीचे है? हरियाणा के अंदर अगर जींद जिले की बात करें जो तापमान में गिरावट देखें तो हरियाणा का जो इस समय जींद जिले का हरियाणा में चौथा नंबर है और यहाँ पर जो पिछले 2 दिनों की बात करें टेम्परेचर 4 डिग्री से अधिक नीचे चला गया था, जिसके चलते जो आमजन है उसको काफी इस समय दिक्कत झेलनी पड़ रही है। क्या घना कोहरा और पाले की वजह से सड़क और रेल यातायात पर इसका असर पड़ रहा है? जी, इसमें काफी असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो जींद और जो जुलाना है यह दिल्ली से जुड़े हुए हैं और काफी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, जिनके अंदर 1 से 1.5 घंटे की देरी जो लोकल ट्रेनें हैं उनके अंदर दिखाई दे रही है और जो लंबे रूट की ट्रेनें हैं 2 घंटे तक भी 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। ठीक है, आप बने रहें। पलवल से हमारे साथ प्रवीण आहूजा भी बने हुए हैं। प्रवीण, अभी आपकी जहां मौजूदगी है वहां किस तरह के हालात है? ठंड की वजह से क्या कुछ लोगों को दिक्कतें और परेशानियां देखने को मिल रही हैं? अपना अगर ठंड को लेकर बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों में, हालांकि कल तो काफी धुंध, सुबह सुबह जब लोगों ने घर से बाहर आकर देखा तो अचानक धुंध रही, सीधा सीधा अटैक भी देखा गया और उसके साथ साथ कड़ाके की ठंड का भी अटैक लोगों ने महसूस किया। लेकिन बिल्कुल ठीक 3 घंटे के बाद मौसम पूरी तरह से साफ होता चला गया। तो पूरी तरह से आप मेरे चेहरे पर इस समय चमक देख सकते हैं सूर्य की,
लगातार कल भी और आज भी लगातार 2 दिन इसी तरह से मौसम, अब कहीं जो लोगों ने कहा था, जो शास्त्रों में भी चला आ रहा है कि ठीक मकर संक्रांति के बाद कहीं ना कहीं जब सूर्यान उत्तरायण दक्षिणा में अपने उत्तर दिशा में जब प्रवेश कर जाते हैं तो दूसरी राशि से निकल अन्य राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके बाद स्वाभाविक है तो इसकी जो तीव्रता है वो गर्मी की वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने आ रही है कि इस समय अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। ये आने वाले समय में तमाम जो हमारे किसान हैं और जो जिसमें फसल खड़ी है अपने खेतों में, उसके लिए तो बिल्कुल ही नुकसानदायक हो गया, क्योंकि इस समय पूरी की पूरी फसल जो है गेहूं की, उसको पूरी इस समय ठंडक चाहिए, यानी कि उसको नमी का मौसम चाहिए। अगर इसी तरह से तपश बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है जो खेतों में खड़ी फसल है वो कहीं पीली पड़नी अगर शुरू हो गई तो आगामी दिनों में जब फसल कटाई का समय है उससे पहले ही अगर फसल पकने लगी तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि बम्पर अगर फसल नहीं हो पाएगी और दाना अगर छोटा रह जाता है गेहूं का तो बाजार में उसकी जो किसान की जो पैदावार की जो उम्मीद होती है बम्पर फसल की वो पूर्ति नहीं हो पाती है। तो वो कहना कि किसान के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तो ठंड जो है फिलहाल तो अगर दिन की अगर हम तापमान की बात करें तो लगातार डिग्री में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और हालांकि शाम होते होते कहना कि तापमान में जो माइनस के आसपास जैसे जो अन्य हिमाचल के आसपास है या कश्मीर के आसपास है वहां तो कहीं डिग्री का बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ उतना फर्क होता नजर नहीं आ रहा। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो है ये मौसम में बदलाव कहीं देखा जा सकता है। तो ये आने वाले समय के लिए जो आम लोगों के लिए कहने के नुकसानदायक हो सकता है। जी सपना। बिल्कुल, अगर पलवल की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर जो रैन बसेरा है उनकी संख्याएं कितनी है? क्या सभी रैन बसेरों में कंबल या फिर अलाव की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो उनके इंतजाम प्रॉपर हैं? सपना, अगर बात करते हैं प्रशासन के द्वारा बनाए गए रैन बसेरा को लेकर, रैन बसेरा जो है शुरू से लेकर आज तक अभी तक जो है वो सिर्फ पलवल के बस अड्डा परिसर में ही बनाए गए हैं, जहां हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो पुरानी 2 बसें खड़ी हैं, एक तो पुरुषों के लिए है और एक स्त्रियों के लिए बनाई गई है, और उनमें ही प्रशासन की ओर से जो रातों लोग रुकते हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं या जिन्हें रात्रि का रुकने का जो प्रावधान नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह का रैन बसेरा बनाया हुआ है। जो आसपास की रेलवे स्टेशन है और जो धर्मशाला है तो वहाँ एक आध जगह कहीं तो रैन बसेरा बनाया गया था, लेकिन इसके अलावा रैन बसेरा अभी तक कहीं नहीं बनाया गया है। और खास करके जो लोग हैं इन्हीं बसों में, जो टूटी बस है, इन्हीं बसों में रहकर अपना गुजारा करते हैं। अगर कोई कर्मचारी वहां पर मिल जाता है तो कोई कंबल उपलब्ध हो पाता है तो बेचारा गुजारा कर लेता है, अन्यथा उसे कहीं ना कहीं अपनी को मदद लेकर यार उसके बैग में कुछ सामान होता है तो वो उसी के सहारे वो रात अपनी रात काटने को मजबूर हो जाता है। लेकिन कई व्यवस्थाओं को लेकर बात करते हैं तो एक आध दिन जरूर व्यवस्था देखी गई थी, लेकिन अब कहीं व्यवस्था जो है इस प्रकार की मजबूत व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। तो उसको लेकर तमाम जो राहगीर हैं जो रात को अपने दिन की बसें छूट जाती है या ट्रेन छूट जाती है, उन लोगों को अगर ये सुविधा ऐसे ठंड के मौसम में रात को तो खैर जरूर तापमान में जो है गिरावट आ जाती है, तो ऐसे में रैन बसेरा जो रहने वाले लोग हैं इनकी मदद करना प्रशासन की प्राथमिकता बनती है। और उनके लिए तमाम गर्म कंबल या नीचे को बिछाने के लिए गर्म जैसे रजाई हो, ऊपर ओढ़ने के लिए गर्म कंबल हो, और अगर हो सकता है उनके रात को उनके चाय का इंतजाम हो या अलाव का सहारा अगर उनको मिल जाए तो जो रात्रि है रात के रहने वाले राहगीर हैं उनको कहीं पूरी जो रात मिल सकती है। लेकिन ऐसा अभी तक सपना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर जाकर जब स्थिति का जायजा लेते हैं तो एक दिन तो जरूर हमें कुछ मिला है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। जी सपना। बिल्कुल, बेसहारा और सड़क पर रहने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए क्या कोई विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? कैसे पहचान की जा रही है और किस तरह से उनकी सहायता की जा रही है? मोनू, ये सवाल आपसे है, बताइए। जी दोबारा दोहराइए। जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मोनू? जी 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 जी, फरीदाबाद के क्या कुछ हालात है ठंड को देखते हुए और किस तरह से जो है प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों को पहचाना जा रहा है? जो बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं, क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है? इनकी किस तरह से सहायता की जा रही है? देखिए, ठंड के चलते एक बात बता दूं सपना, जिस तरीके से ठंड अब लगातार जिस तरीके से और बढ़ रही है तो उसके चलते अब जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग ने जो है वो 15 तारीख तक छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन जिस तरीके से कल ही जो है कि लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से आया है कि 19 तारीख तक जो है और छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से ठंड लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग बच्चों की तरफ ध्यान जरूर दे रहा है कि किस तरीके से बच्चों को सेफ रखा जाए, स्कूल से जो है वो होमवर्क ऑनलाइन दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें प्रक्रिया यहाँ पर जरूर चलाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो प्रशासन जिस तरीके से रैन बसेरे बनाए गए हैं उन रैन बसेरों पर लगातार
जो है वो नगर निगम की तरफ से और कहीं ना कहीं सरकार की भी पैनी नजर है, क्योंकि जिस तरीके से गरीब तबके लोग जिनके सिर पर छत नहीं है और जो यात्री जो है वो रोड पर जो अपना जो ठंड के समय जो है वो बस अड्डे पर बिताते हैं, तो उसको लेकर के भी लगातार यहाँ पर जो है वो छानबीन की जाती है। और उसके साथ साथ जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए गए कि रैन बसेरे कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह बने हुए हैं। अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 5 रैन बसेरे जो है वो सपना बनाए गए हैं और उनको पूरी तरीके से चालू जो है वो चालू है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो जहाँ पर यहाँ पर जगह जगह जो है पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि रैन बसेरे इतनी किलोमीटर पर या इतने मीटर पर जो है वो रैन बसेरा है, और कहीं ना कहीं नियर का भी नाम दिया हुआ है, ताकि बाद जो है यात्री को कहीं ना कहीं जिस तरीके से गरीब के तबके के जो लोग हैं उनको ठंड में जो है बाहर ना रहना पड़े, तो इसके लिए रैन बसेरे पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर जो है कर दिए गए। और उसके साथ साथ बात की जाए तो नगर निगम के साथ साथ जिस तरीके से रैन बसेरे पर जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगती है सपना, वो भी जो है अपने रैन बसेरे के आसपास जो है वो देखता है कि कोई यात्री जो है वो बाहर तो नहीं है, या कोई यात्री जो है कोई बेसहारा लोग जो है वो रोड पर फुटपाथ पर तो नहीं सो रहे। तो इसको लेकर के अगर जिस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको रैन बसेरे में लेकर के जाया जाता है और वहां पर पूरी तरीके से जो उनकी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाती है। जी बिल्कुल प्रवीण, हॉस्पिटल्स का जिक्र कर ले, किस तरह के मरीज वहां पहुंच रहे, क्या ठंड से संबंधित बीमारियां जैसे सर्दी खांसी जुकाम की बात कर ले, सांस से की जो परेशानियां होती हैं इससे संबंधित मरीज पहुंच रहे हैं क्या, या फिर किस तरह की व्यवस्था इनके लिए की गई है, क्या इनके लिए अलग वार्ड बनाया गया है? सबने बिल्कुल सही कहा है। ऐसी कड़कड़ाते की ठंड और ऊपर से धुंध का अटैक है, दोनों को सहन करना खास करके बुजुर्गों के लिए तो बड़ा घातक सिद्ध होता है। और खास करके जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए अभी सरकार की ओर से 2 दिन के लिए अवकाश भी घोषित किया हुआ है, उसको लेकर अब जो अभिभावक है पिछले 15 दिन से तो काफी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब 2 दिन का एक्सटेंशन मिलने के बाद अब स्कूल जब 2 दिन के बाद खुलेंगे तो उससे तमाम बच्चों को और अभिभावकों को काफी राहत मिलती नजर जरूर आ रही है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं, अगर रोजाना की अगर हम बात करते हैं तो ओपीडी की संख्या अगर सामान्य अस्पतालों में लेकर बात करें तो 1000 से बदलाव आया है। जो ठंड में जो ठंड के साथ कोहरे का भी असर देखा गया है, तो बुजुर्गों के लिए तो नुकसानदायक है, खास करके उनके लिए है जो अस्थमा के मरीज हैं, जो हृदय के मरीज हैं और खास करके छोटे बच्चे, इन तीनों को बचाना परिवार की प्राथमिकता बनती है। उनके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अस्पतालों में जो है जो डॉक्टर्स है उनकी बिल्कुल सख्त सरकार ने सख्त हिदायत भी दी हुई है कि ओपीडी के आप समय में तमाम जितने डॉक्टर हैं जो सरकार का समय तय किया गया है उसमें जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको बिल्कुल तसल्ली से उनकी जांच की जाए और उनको स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से उनको जागरूक किया जाए कि किस तरह से अपने घर पर रहें। अगर हो सकता है अलाव जलाकर रखें और ऐसी जगह जलाए कि वो धुआं जो है वो कमरों में ना जाए, क्योंकि वही धुआं फिर अस्थमा वाले जो रोगी हैं उनके लिए वो घातक सिद्ध होगा। या कोई हीटर प्रबंध करके रखे, कोई ऐसी वो गर्म कपड़े रजाई और कंबल की वो खास करके अपने घर पर व्यवस्था बनाकर रखे, क्योंकि ये ठंड जो है वो स्वाभाविक है, बुजुर्गों के घातक है, लेकिन छोटे बच्चों को बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे जो है ऐसे गर्म कपड़े पहनने में कहीं ना कहीं परहेज जरूर करते हैं, लेकिन उनको टाइट करना और उनको बचाना परिवार की प्राथमिकता। तो उसको लेकर जो है इस तरह की हिदायत अस्पतालों में डॉक्टर की ओर से भी दी जा रही है कि गर्म जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पेय पदार्थ जरूर गर्म दें, उनको भी गर्म कपड़े जरूर पहनाएं और घर से बाहर जब ही निकालें जब बहुत ही जरूरी आपको घर से बाहर का कोई काम हो, अन्यथा आप ऐसी ठंड में आप बाहर, हाँ जब धूप निकलती है, जब मौसम में बदलाव देखा जा सकता है तो ही आप छतों पर या अपने घर के बाहर आंगन में कहीं भी आप धूप में बैठकर धूप का आनंद जरूर ले सकते हैं। लेकिन जो मौसम जो शाम होने लगती है तो ऐसे समय में आप लोगों को अपना बचाव करना होगा और समय पूर्वक दवाइयों के साथ साथ एक आयुर्वेदिक जो दवाई है उसका जरूर सेवन करें। ये जरूर हिदायत दी जा रही है अस्पतालों में कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का ये काढ़ा हो उसका सहारा जरूर लें, क्योंकि शरीर को तापमान के साथ बचाना बेहद जरूरी है। तो उसी को चलते हुए जागरूक भी किया जा रहा है और अस्पताल में जो मरीजों की संख्या हालांकि उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है, जैसे कि जुकाम है, खांसी है या इस तरह की जो छाती में दर्द है या छाती में जलन है, आंखों में जलन है, इस तरह के मरीजों में जरूर इजाफा हुआ है। लेकिन वहाँ डॉक्टरों की एक अच्छी तैनाती को देखते हुए सरकार की हिदायतों का पालन करते हुए जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों को दवाइयाँ भी दी जा रही है। और घर पर रहने के लिए खास करके बुजुर्गों के लिए जो 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जिन्हें बीमारी घेर सकती है, ठंड की चपेट में आ सकते हैं, तो उनके लिए तमाम जो हिदायत है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है ताकि वो अपना बचाव कर सके और परिवार के साथ रह सके। जी सपना। बिल्कुल, जबीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जबीर, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए या उनकी निगरानी करने के लिए क्या कृषि विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है खेतों की?
जी, मौसम विभाग जो द्वारा है, जो किसानों को एक एडवाइस जारी की गई कि अपनी जो फसल है इसमें जो पाला पड़ रहा है वो ठंड बढ़ी है, उसके दौरान अपनी फसलों के ऊपर नजर बनाए रखिए और जहां जरूरत हो वहां अलाव जलाएं ताकि फसलों को ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि जो इसमें सरसों की जो फसल है उसके ऊपर फल आया हुआ है जिसके चलते उसको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए फसल जो सरसों की उसको बचाने के लिए जो किसान है वह उसके आसपास आग भी जला रहे हैं ताकि फसल को ठंड से बचाया जा सके। बिल्कुल, आपके पास आऊंगी। मोनू, देखिए स्कूल की जो छुट्टी है वो 17 जनवरी तक है, 19 जनवरी को अब स्कूल खुलने वाले हैं। क्या ठंड को देखते हुए जो ये तारीख है उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है? मौसम विभाग की तरफ से कोई अपडेट? जी देखिए सपना, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक अपडेटिंग जो देखी गई है मोबाइल पर कि मौसम किस तरीके से रहेगा, किस तरीके की जो है वो ठंड रहेगी, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ऑनलाइन जो मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट आती है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी ठंड जो है वो अपना सितम जो है और जो है वो ढाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो बारिश का भी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जो है वो बारिश का ऐलान भी जो है ऑनलाइन वो दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लगातार और बढ़ने के आसार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक बात की जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से 19 तारीख तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान तो जरूर कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर 19 तारीख के बाद देखते हैं कि अगर सबसे ज्यादा ठंड रही तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है वो छुट्टियां जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसको लेकर के, क्योंकि अगर बात की जाए तो सपना, जिस तरीके से ऑनलाइन की जो अपडेट जो मौसम विभाग की तरफ से आती है वो लगातार कहीं ना कहीं जो ठंड है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकती है और जो बारिश है वो भी कहीं ना कहीं आ सकती है। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से जो है जो शिक्षा विभाग है वो नजर बनाए हुए है कि आखिरकार किस तरीके का मौसम रहेगा। आखिर अगर देखा जाए तो ज्यादा ठंड रहेगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग एक बड़ा कदम यहाँ पर जो है वो उठा सकती है, छुट्टियों का ऐलान यहाँ पर कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मौसम जो है वो ठीक ठाक है, यानी कि 19 तारीख तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान जो है यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अगर मौसम इसी तरीके का रहा या फिर और ठंड बढ़ी तो कहीं ना कहीं छुट्टियां को जो है और आगे बढ़ा दिया जाएगा। कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सपना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि 10th और 12th क्लास की लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बड़ी चिंतित जो है वो शिक्षा विभाग नजर आ रहा है, क्योंकि बोर्ड की क्लासें होती है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन को चलते चलते कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा क्लासें हैं वो यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो जो है वो पता जो है वो सामने आ रही है। जी सपना, बिल्कुल, कोहरे और पाले को देखते हुए यातायात की रफ्तार की बात करें या वाहनों की रफ्तार की बात कर ले, किस तरह से प्रभावित कर रही है ठंड? प्रवीण, जो कोहरा जब सड़कों पर आ जाता है, जो जितने भी दो पहिया वाहन है या 4 पहिया यानी कि कार है या ट्रक है या बसें हैं, उनको विजिबिलिटी ना होने के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक सामने आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा सड़कों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आप अपने वाहनों की गति को नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं पता होता कि आगे जो अगर कोई रास्ता है तो उसमें कोई आगे दुर्घटनाग्रस्त कोई वाहन है या कार है या मोटरसाइकिल है जो सड़क पर गिरा हुआ है या गाड़ियां पहले से टकरा कर वहां पर खड़ी है, तो उसका कोई भी आप अंदाजा खास करके ड्राइवर नहीं लगा सकता। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो वाहन चालक है वो अपनी गति को बिल्कुल कमजोर करते हुए यानी कि धीमी गति से चलते हुए अपने वाहनों को दौड़ाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक मौसम साफ नहीं होता तो अपनी गाड़ियों की स्पीड को नहीं बढ़ा पाते। तो ये कहीं ना कहीं जो अचानक कोहरा कई बार ऐसा हो जाता है सड़कों पर, वो भी खास करके जहाँ खेतों में या आसपास कहीं नदियां हैं, जब अचानक कोहरा जब सड़कों पर आ जाता है तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, विजिबिलिटी बिल्कुल घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी अक्सर सबने देखा कि बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, तो बहुत से लोगों की, परिवार के लोगों की जाने भी गई है। तो ऐसी स्थिति में तमाम ट्रैफिक विभाग की ओर से वाहन चालकों को रोड पर सफेद पट्टी और पीली पट्टी के सहारे आपको देख के चलना होगा और उन्हें जलानी होगी। और कहने पार्किंग जो लाइटें हैं यानी कि चारों जो इंडिकेटर है उसको आपको जरूर जलाकर रखें, ये आपके बचाव के तरीके हैं। और इससे सबसे बढ़िया बचाव तो ये भी बताया जाता है कि अगर बहुत जरूरी हो तो भी आप घर से निकले, अन्यथा आप अपने वाहनों के साथ अपने घर पर रहें, क्योंकि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। तो ऐसी बढ़ती धुंध के कारण, हालांकि मौसम दिन में तो बिल्कुल साफ हो रहा है, लेकिन अगर सुबह और रात की बात कर लेते हैं तो सपना तो बिल्कुल मौसम में ठंडक देखी जा सकती है। अगर इसी तरह मौसम में तपस नजर आई, क्योंकि मौसम विभाग के आने वाले दिनों में आगामी जो मौसम दिन है उनमें ये भी कहा गया है, क्योंकि अभी तक बरसात नहीं हुई है, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार ऋतु परिवर्तन जरूर देखा जा रहा है, मौसम में बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन बरसात का न होना ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है।
अगर धरती पर इस समय जहाँ जहाँ गेहूं की फसल खड़ी है, सरसों भी खड़ी है, तो सरसों के लिए तो पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन गेहूं के लिए बरसात एक अमृत का काम करती है। अगर बरसात नहीं आएगी तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में जो गेहूं की फसल है उसको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, आप देखिए, नजर भी बनाए रखिए आप लोग। इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तीनों ने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर हरियाणा में इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन लगातार अपने स्तर से व्यवस्थाएं कर रहा है, तो वही मौसम विभाग भी कई ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग में भी देखिए बदलाव किया गया और इसके अलावा 17 जनवरी तक स्कूल को बंद कर दिया गया। ठंड को देखते हुए देखना होगा कि क्या इस तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन या फिर मौसम विभाग हमें अलर्ट करे, लेकिन उससे पहले हमें खुद ही अलर्ट होकर अपने स्तर से व्यवस्थाएं करनी होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।